हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो आपको जितनी भी मैकेनिकल कंपनीज़ हैं उनमें जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं और उनसे बात करके जो है क्वेश्चंस वगैरह का इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनका पता कर रहे हैं और आपके सामने उन कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपके सामने ला रहे हैं। तो ऐसे ही आज जो इंटरव्यू मैं आपके सामने लेके आया वो आपका डेंसो कंपनी का है। और डेंसो जो है आपका जो मैकेनिकल जितने भी ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है और साथ में जो है सर्विसेज वगैरह जो है प्रोवाइड करती है। तो डेंसो जो है आपका नोएडा में है और आपका गुड़गांव में है। ठीक है ना, इसके दो प्लांट जो हैं वो आपका एक नोएडा में है और एक आपका गुड़गांव में है। तो आज हम जो है डेंसो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है उसके बारे में जो है आज आपके सामने बात करेंगे। और उसमें जो है आपका जो उसका टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड जो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डेंसो कंपनी का जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो है आपका मैकेनिकल कंपनी है, जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल मेंटेनेंस के जो बच्चे हैं वो इसमें जाते हैं, डिप्लोमा बीटेक AMIE होल्डर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो उसका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि इसमें सबसे पहला जो है आपका, अब कंपनी सबसे पहले क्या है इसमें CV जो आपका उसको शॉर्टलिस्ट करेगी कंपनी। अब बच्चे अप्लाई करते हैं, अब उसमें डिपेंड करता है कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है और क्या परसेंटेज क्राइटेरिया कंपनी वहाँ पर रखती है। ठीक है ना, और रेज्यूम किसका सेलेक्ट होता है तो वो मेन चीज़ है। तो सबसे पहले जो आप जो CV अप्लाई करते हैं ऑफ कैंपस में तो सबसे पहले CV के भी आप पे जो है वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको। ठीक है ना, तो उसके बाद जो सेकंड जो राउंड रहता है वो आपका है, उसमें जो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे ऑफ कैंपस में, फिर उनका ग्रुप डिस्कशन GD होगा। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है, कंपनी जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया को चेंज भी कर देती है। बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो उसमें हो सकता है कंपनी सीधा टेक्निकल इंटरव्यू और HR ले ले। और अगर कंपनी को लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और मतलब रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है आपका टेक्निकल इंटरव्यू आपका HR राउंड वो कर ले। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा है तो कंपनी जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया की जो प्रोसेस हैं उसको बढ़ा भी सकती है और उसको जो है घटा भी सकती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर जब उसको लगता है टाइमली कुछ चेंज करना है तो वो उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो लेकिन जैसे मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें जो ऑफ कैंपस में रहा है कि सबसे पहले जो है रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद जो है उसमें सेकंड जो राउंड रहा उसमें फिर एक ग्रुप डिस्कशन हुआ। ग्रुप डिस्कशन में तो क्या होता है कि कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर जो है मतलब या तो उसमें मेरिट डिमेरिट बोलने के लिए बोल देते हैं, फिर उसको ग्रुप बना दिए जाते हैं और फिर उसमें जो है टॉपिक दिया जाता है। तो वहाँ पर जो है फिर जो आपके पॉइंट्स होते हैं आपके बोलने के अकॉर्डिंग है कि आप किस उसमें बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, उसमें आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका थॉट ऑफ थिंकिंग है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो GD में मतलब चेक की जाती है। उसके बाद फिर उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर एलिमिनेशन राउंड ही होता है एक तरीके से ही। तो उसमें कुछ बच्चे जो हैं यहीं से ही बाहर कर दिए जाएंगे, कुछ बच्चों को अगले राउंड के लिए भेज दिया जाएगा। तो उसमें भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू आपका मैकेनिकल फील्ड है तो मैकेनिकल से ही आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, तो उसमें जैसे कि पहले का प्रीवियस कंपनीज का हमने देखा है कि उसमें अगर ऑफ कैंपस में जा रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी जो है आपका जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है कंपनी बात करेगी। तो सबसे पहले आपका डिस्कशन वगैरह होगा तो फिर कंपनी वहाँ पर आपसे ज़रूर पूछेगी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से, या फिर अपने यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनी है तो ऑटो स्पेयर पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है तो हो सकता है ऑटोमोबाइल से ही क्वेश्चन वगैरह पुटअप के लिए मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन पुटअप करे। ठीक है ना, डिपेंड करता है।
और अगर आप उस राउंड में सिलेक्ट होते हैं देन फिर आप जाते हैं HR राउंड में। HR राउंड में आपका कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, जिसमें देखा जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड वगैरह और आपका जो है आप कितने पंचुअल हैं इस जॉब को लेकर के, आप कितने आप चाह मतलब आपकी नॉलेज कितनी है, आप इंटरेस्ट कितना रखते हैं इस जॉब के अंदर, तो सब चेक करते हैं HR में, ठीक है। तो ये जनरल क्राइटेरिया है इसका आपका डेंसो का। तो लेकिन मैं बाबा कह रहा हूँ कि सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज भी करती रहती है कंपनी, वो डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट के ऊपर कि उनको कितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने आ गए हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया तो जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो तो एंड टाइम पे भी कंपनी चेंज करती थी कई बार। ये हमने भी देखा है कि कंपनी 2 राउंड के लिए सोचती है कि 2 राउंड लेंगे, लेकिन देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ राउंड्स कंपनी में बढ़ा देती हैं। कहीं टेस्ट पहले परसेंटेज का क्राइटेरिया रख देती हैं कंपनियाँ कि पहले जब कंपनी वहाँ जाते हैं देखते हैं कि 60% था, लेकिन 60 से बढ़ाकर जो है 70% कर दिया, फिर 65% कर दिया। तो मतलब पहला तो यहीं पर ही कंपनी चेंज कर दी थी अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं कंपनी में जॉब के लिए। दूसरा फिर जो आपका टेक्निकल आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रख दिया, ठीक ना, तो राउंड बढ़ाए जा सकते हैं अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट रख दिया, उसके बाद फिर आपका जो है वहाँ भी एलिमिनेशन राउंड होगा, उसमें उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो GD के लिए जाएंगे, फिर वहाँ भी एलिमिनेशन होगा, तो वहाँ कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, फिर वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू में जाएंगे। तो इस तरह से मतलब जो है कंपनी बहुत डिफरेंट वेज के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया को चेंज करती हैं फाइनल रिजल्ट तक ले जाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक मोटा मोटा क्राइटेरिया आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम इसमें सीधा बात करेंगे आपका टेक्निकल इंटरव्यू की, ठीक है ना। टेक्निकल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे, और ज़रूर नहीं हर बार यही क्वेश्चन पुटअप हो, एक जनरल आइडिया रहता है कि कंपनी किस टाइप के क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकती है, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सिंपल सा वही क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जो है HR के सामने जाते हैं तो आपका नाम आपके रेज्यूम से वो पढ़ लेते हैं पहले, लेकिन फिर भी आपके थ्रू जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आपसे पूछते हैं, जिसमें कि आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, आपका जब आप रूम में आते हैं इंटरव्यू वाले रूम में तो वहाँ पर आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसमें वो छोटा इंट्रो देना होता है अपने बारे में, ठीक है ना, जिसमें कि अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10 टू आपका जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किया वहाँ तक, उसमें परसेंटेज क्या आ रहा है आपका, तो वो आपको उसमें बताना होता है, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन था आपका विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज इन लेथ स्पिंडल। जो लेथ मशीन जो है, लेथ मशीन में आपका जो है जो शाफ्ट है, जो स्पिंडल है, उसमें बियरिंग कौन सा लगा होता है। तो उसमें जो बियरिंग होता है उस बियरिंग के बारे में पूछ रहे हैं, बियरिंग का जो नाम है वो बताना है। लेथ में स्पिंडल में लगता है जो, तो उस बियरिंग का जो नाम होता है वो होता है आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। कौन सा होता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है ना। तो कौन सा बेयरिंग लगा होता है उसमें, आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग लगा होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका व्हाट इज़ द बूस्टर इन न्यूमेटिक्स। जो न्यूमेटिक्स होते हैं आपका, न्यूमेटिक्स मशीन जो है आपका जो बूस्टर लगा होता है उस बूस्टर का जो मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो बूस्टर होता है अगर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना हो तो उसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बूस्टर इन न्यूमेटिक्स आर लाइक कन्वर्टर्स ऑफ हाई वॉल्यूम low pressure fluid to low volume pressure fluid. In high and pressure will be low and at the exit of the booster the volume of the fluid will be low but the pressure will be very high as in case of air brake in buses and trucks, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर एक बार बता देता हूँ आपको। बूस्टर इन न्यूमेटिक्स आर लाइक कन्वर्टर्स ऑफ हाई वॉल्यूम low pressure fluid to low volume pressure fluid. In high and pressure will be low and at the exit of booster the volume of the fluid will be low but the pressure will be very high
एज इन केस ऑफ एयर ब्रेक इन बसेज एंड ट्रक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज बिटुमेन हीटेड फ्रॉम टॉप साइड बट नॉट फ्रॉम बॉटम साइड। तो ये क्वेश्चन की बिटुमेन जो है उसको जो हीट करते हैं उसको टॉप साइड से क्यों हीट करते हैं और बॉटम साइड से हीट क्यों नहीं करते। एक्चुअली जो बिटुमेन होता है उसको जो है हम आजकल रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह में और आपका टैंक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो बिटुमेन का जो एक्चुअल में जो मेल्टिंग पॉइंट हो, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 525 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कितना होता है 525 डिग्री सेल्सियस होता है, 525 डिग्री सेल्सियस होता है बिटुमेन का। तो उसमें क्या होता है कि उसको मिक्स करना पड़ता है। अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन के एग्जांपल लेके बात करें तो उसमें इतने टेम्परेचर पे उसको हीट करना होता है। तो हीट करने बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट तक तो ले जाना है। तो उसमें क्या करते हैं, उसके बड़े कंटेनर होते हैं तो उनको जो है उल्टा कर देते हैं, टॉप साइड से हीट करते हैं और मेल्ट होता रहता है। मेल्ट होकर के जो है जो हमारा कंक्रीट वगैरह मिक्सचर वगैरह होता है उसमें वो मिक्स होता रहता है और जिससे रोड का जो मटेरियल होता है हमारा कंक्रीट हो गया या और भी मटेरियल डलता है तो उसमें जो है हमारा बिटुमेन जो है इजीली मेल्ट होके जो है उससे मिक्स होता रहता है। आपने देखा होगा जब भी रोड पे आप देखेंगे तो वहाँ पर जब सड़क बनती है तो एक कंटेनर होता है जिसमें कि चारकोल वगैरह और कंक्रीट वगैरह को मिक्स करके जो है फिर उसको सड़क पे बिछाया जाता है। तो उसमें आपका जो है बिटुमेन भी आजकल बहुत यूज़ किया जाता है। तो बिटुमेन को इसलिए हम टॉप साइड से जो है उसको हीट करते हैं जिससे कि वो मेल्ट भी होता रहे वहाँ से जल्दी और आपका जो मिक्सचर के साथ मिक्स भी होता रहे। अगर उसको बॉटम से हीट करेंगे उसके बाद जो उसको उस टेम्परेचर तक ले आने के बाद उसको बहुत मुश्किल होगा क्यों मिक्स करना दूसरे मिक्सचर के साथ में कंक्रीट के साथ में। इसलिए उसको उल्टा जो है ड्रम को आप देखेंगे वो जो एक चैम्बर सा होता है उसमें ड्रम को उठा करके जो उल्टा रख देते हैं और वो हीट नीचे से उसमें आग लगती रहती है तो टॉप सरफेस से जो है वो मेल्ट होता रहता है और मिक्स होता रहता है कंक्रीट के साथ में और आपका वो एम्प्टी खाली होता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बिटुमेन को जो है टॉप साइड से हीट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके सामने, व्हाट इज लाइन बैलेंस। तो लाइन बैलेंस क्या होती बताना है। तो इसमें अगर हम प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें आएगा आपका लाइन बैलेंस इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द असाइनमेंट of operations to workstation in an assembly line to minimize idle time and the number of workstations required. सॉरी, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइन बैलेंसिंग क्या होती है। लाइन बैलेंसिंग इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द असाइनमेंट ऑफ ऑपरेशंस टू वर्क स्टेशन इन एन असेंबली लाइन टू मिनिमाइज आइडियल टाइम एंड द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जो एक्सप्लेन कर सकते हो लाइन बैलेंसिंग को। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है। तो लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट पासिस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए प्रोसेस अंटिल इट कंक्लूजन। तो लीड टाइम आपका फ्रॉम स्टार्टिंग टू उसके रिजल्ट तक जाना होता है। तो वो हमारा प्रॉपर जो प्रोसेस जितना प्रोसेस में होता है वो हमारा लीड टाइम कहलाता है। तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, लीड टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट पासिस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए प्रोसेस अंटिल इट कंक्लूजन, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, लीड टाइम कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू डिसाइड टॉर्क। टॉर्क को जब आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो टॉर्क को अगर देखें तो सिंपल है, टॉर्क इज द ट्विस्टिंग फोर्स मेजरिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आपका डिस्टेंस, तो हमारा क्या आएगा, टॉर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं तो ऐसे ही करूँगा, हाउ टू डिसाइड टॉर्क। तो टॉर्क इज द ट्विस्टिंग फोर्स मेजरिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज FMEA। FMEA एक्चुअल में क्या होता है, पर तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो FMEA जो आपका फेलियर है ना, क्या होगा आपका फेलियर, M फॉर मोड हो जाएगा आपका, एंड आपका इसमें आ जाएगा इफेक्ट्स एनालिसिस, ठीक है ना, एनालिसिस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका
FMEA की फुल फॉर्म है आपका फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। तो FMEA या फिर कह सकते हैं फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस इज ए स्ट्रक्चर्ड way to identify and address potential problems or failure and their resulting effects on the system or process before and adverse event occurs। ठीक है ना, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस इज ए स्ट्रक्चर्ड वे टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस potential problems or failure and the resulting effect on the system or process before and adverse event occurs। ओके, तो क्या कहलाएगा हमारा एफ फेलियर मोड इफेक्ट्स एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हाउ टू चेक ट्रू पोजीशन ऑन CMM। आप कैसे चेक करेंगे ट्रू पोजीशन टूल की CMM पे। तो CMM जो आपका कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, CMM क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ठीक है ना, तो इसमें हाउ टू चेक ट्रू पोजीशन कैसे करें, इसमें क्या करेंगे हम जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन सेट द रेफरेंस प्लेन एंड पुट द स्टाइलस ऑन द मेजरमेंट पॉइंट ऑन द टारगेट, द मेजरमेंट रिजल्ट इज instantly displayed on the screen। Cartesian coordinate can also be measured and composite true position can be output with a single measurement। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका जो ट्रू पोजीशन उसको हम चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो हमारी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन सेट द रेफरेंस प्लेन एंड पुट द स्टाइलस ऑन द मेजरमेंट पॉइंट ऑन द टारगेट, the measurement result is instantly displayed on the screen। Cartesian coordinate can also be measured and composite true position can be output with a single measurement। ठीक है, तो इस तरह से हम जो ट्रू पोजीशन को चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें GD&T सिंबल एंड एक्सप्लेनेशन। तो GD&T पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होता है GD&T। तो ये आपका ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ठीक है ना, कहते हैं आपका ज्योमेट्रिक, D से डायमेंशनिंग एंड T से टॉलरेंसिंग। ठीक है ना, GD&T सिंबल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो मैं इसको सिंबल तो मैंने आपको बताया GD&T में आपका ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। अब इसको एक्सप्लेनेशन अगर करना है तो उसमें ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग इज ए सिस्टम of symbols used on engineering drawing to communicate information from the designer to the manufacturer through engineering drawing। ठीक है ना, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। GD&T आपका ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ठीक है ना, अब इसको एक्सप्लेन अगर करना है तो उसमें बोलेंगे ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स and used on engineering drawing to communicate information from the designer to the manufacturer through engineering drawing। ओके, चलिए इसके बाद इतने अगला क्वेश्चन नंबर 11 हाउ टू डू इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन। तो इंस्ट्रूमेंट का जो सिलेक्शन है वो आप किन पैरामीटर्स पे करेंगे तो वो हमें बताना है। तो द मेन मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप चेक कर लीजिए उसमें, दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन चूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर। तो उसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं मेन आपका मेजरिंग रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ इंडिकेशंस आ जाएगा, मेथड ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा, मेजरमेंट कंडीशंस आ जाएंगी, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजरमेंट एरर आ जाएंगी। ठीक है ना, तो इन सब पॉइंट्स के बिहाफ पे जो है इंस्ट्रूमेंट का जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है ना, तो मोटे मोटे ये पॉइंट्स तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेजरमेंट एरर आ जाएगा और उसका बाद रेंज ऑफ इंडिकेशंस आ जाएगी, मेजरमेंट रेंज आ जाएगी, मेथड ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा, मेजरमेंट कंडीशंस वगैरह आ जाएंगी। ठीक है ना, चलिए तो इसके बाद जो था नेक्स्ट राउंड उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ। तो उस पर नेक्स्ट राउंड जो आपका HR इंटरव्यू राउंड हुआ। तो HR में क्या क्वेश्चन रहे वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन डिटेल। ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है HR में भी, जो HR वाले हैं वो भी जो इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपको समझना चाहते हैं। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका नाम का मीनिंग भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है ना,
और उसी के भी आप पे जो फिर आपका बताना होता है अपना 10th 12th डिप्लोमा बीटेक जो भी आपने किया है, कौन से ईयर में किया है और कितने परसेंटेज पे आपने उसको किया है या आपका डिवीज़न क्या रहा उसमें, तो वो सब बातें पूरी आपको वहाँ बतानी होगी एक्सप्लेन करके अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज़। दूसरी बात है कि उनके पास आपका रेज्यूम तो रहेगा ही, तो लेकिन फिर भी आपसे आपकी हॉबीज़ पूछेंगे, और जब हॉबीज़ पूछेंगे तो हो सकता है कि आप अगर रीडिंग बुक्स बोलें, म्यूज़िक बोलें या ट्रैवलिंग बोलें, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की थ्रेडिंग हो सकती है। आप जैसे आपने बोला कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो कौन सी बुक आपने, कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं, आप हम अगर आपने पढ़ी है तो आप बताएंगे कौन किस राइटर की कौन सी बुक आपने पढ़ी, उस बुक में आपने क्या क्या सीख ली, उस बुक से आपने उसकी क्या स्टोरी थी या उसमें क्या पढ़ा आपने उससे, फिर आपने अपनी लाइफ में उससे क्या मतलब उसको कैसे यूज़ किया या उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। तो मतलब सो मैनी क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड। तो आपने अपनी हॉबीज़ जो भी आप लिखते हैं अपने रेज्यूमे में उसको बहुत सोच समझ के लिखें, क्योंकि आपकी हॉबीज़ से भी क्वेश्चंस पुट अप होंगे, ठीक है ना। व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन उनका ये रहेगा कि आपकी जो फैमिली को समझना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, मदर क्या फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, आप सिबलिंग कितने हों, सिर्फ आपके सिबलिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपसे आपकी फैमिली को समझेंगे कि आपको जॉब का जो है कितना रिक्वायरमेंट है, और ठीक है ना। तो आपको फैमिली बैकग्राउंड आपका देखेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसे है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आपको जो है इसमें ये क्वेश्चन कई बार आया है, पूछा भी जाता है, तो आपको अपनी एक ऐसी स्ट्रेंथ बतानी है जो कि पॉजिटिव हो और उससे कंपनी को भी एडवांटेज मिलता हो, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करें, और वीकनेस ऐसी बताएं कि उसको अगर कोई वीकनेस है तो आप इस तरह की बताएं कि उससे कंपनी के एनवायरनमेंट पे या कंपनी के प्रोडक्शन पे या कंपनी के फ्यूचर पे कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, इवन कि आपके अपने उस पर भी जो कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो। तो ऐसी कोई वीकनेस आपको सोच के प्लान करके रखनी है। ये पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है ना। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना होगा, इस क्वेश्चन को भी। उसके व्हाट योर डूइंग वर्क कैपेसिटी, अपने वर्किंग कैपेसिटी कितनी है। कई बार ऐसा होता है एक्चुअली में, सपोज आपने HR में बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन पुट अप होने बोलने लगे कि आपको 8 घंटे नहीं, यहाँ पर 16 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, आपको जो है 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। मतलब एक आपके जो फेस के एक्सप्रेशन हैं उनको वो देखने होते हैं कि कई बार ऐसा होता है ओह 16 घंटे 24 घंटे। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, बहुत रेयर केस होता है कंपनी को अगर ओवर टाइम वगैरह कभी देना पड़ता है प्रोडक्शन वगैरह में, तो बहुत रेयर केस में रहता है। कहीं कहीं जगह कंपनी होती भी हैं जो कि ओवर टाइम करवाती हैं अपने यहाँ पर, मंथ में 2 ओवर टाइम होना चाहिए या 15 डेज में 2 OT होने चाहिए आपके। तो वहाँ भी वो थोड़ा चेक करते हैं, कभी अगर ऐसी सिचुएशन रहती है कंपनी में या कभी ओवर टाइम के लिए बोला जाता है तो क्या आपकी वो वर्क कैपेसिटी है, आप वहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपने वहाँ पर अपना आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कंपनी में काम करना है तो अपने आपको तैयार रखना होगा। आप बिल्कुल बोलेंगे सर मैं तो बिल्कुल 16 घंटे काम कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या जब तक मेरी बॉडी में नहीं हारती और मुझे तब तक मैं काम करता रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक पॉजिटिव इसमें अपना फीडबैक देना होगा जिससे कि उनको लगे, और चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपको पॉजिटिव ही रखने होंगे अपने, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से लें, सीरियस लें। तो कई बार HR में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ टू वर्क विद यूनियन। अब अगर कंपनी है उसमें यूनियन भी है तो उसमें आप यूनियन के साथ जो है आप कैसे मतलब काम करोगे, तो वो उसमें क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। तो जैसे अब उसमें आपको अपना पॉजिटिव व्यू देना है। मैं क्वेश्चन आपके सामने रखा है तो कहने का तो ये है कि भाई क्या नाम है, यूनियन है कंपनी में और अगर उसमें वर्कर हैं और यूनियन के साथ में, तो जिस तरह से यूनियन के साथ ऑल एम्प्लॉय ये वर्क करेंगे उसी डायरेक्शन में जो है हमें भी रहना होगा, डिसिप्लिन मोड में रह करके। तो वही आपको यहाँ पर अपना पॉजिटिव फीडबैक देना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इम्प्रूव शॉप फ्लोर।
अब ये शॉप फ्लोर का मतलब ये है कि शॉप जहाँ पर आपका प्रोडक्शन की जो लाइन रहती है या फिर आपका जो वर्किंग लाइन रहती है, जहाँ पर आपका जो भी ऑटो स्पेयर पार्ट या फिर जो भी प्रोडक्शन का लाइन पे काम चल रहा है, तो वहाँ पर आप कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। उस लाइन में लाइन में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन में कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी एक स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं उनका जो असेंबली है वहाँ पर उसको कैसे आप शॉप फ्लोर में वहाँ पर और क्या है कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको वहाँ पर जवाब देना है कि वहाँ पर शॉप फ्लोर पे या फिर लाइन पे जो है किस तरह से काम होता है, तो वहाँ पर आप कैसे वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस पे भी आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देना होगा, ठीक है। बोल सकते हो आप वहाँ पर कि मतलब कि उसमें जो जो वहाँ पर जो इंजीनियर हैं, जो वर्कर हैं, आईटीआई होल्डर्स हैं, तो उनको जो है मतलब मुझे एकदम एनर्जी मोड में रखना है, ठीक है ना। और दूसरा जो है फ्लोर पे जो है मतलब सबके साथ एक मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना है, ठीक है ना, जिससे कि जब मन और माइंड एकदम स्ट्रेस फ्री होगा और मन में काम करने की लगन होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो एडवांटेज है या इंक्रीमेंट जो है, इम्प्रूवमेंट जो है वो प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ भी आप जो अच्छा सा कोई अपने से और भी कोई बेटर भी आप सोच करके यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा वाई व्हाट इज 5S इन द प्लांट। 5S क्या होता है प्लांट के अंदर, तो उसमें अगर बहुत देखा तो जापानीज वर्ड है 5S। तो उसमें आपका सिंपल आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आपको 5S इज ए सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पेस सो वर्क कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड सेफली, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, 5S इज ए सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पेस सो वर्क कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड सेफली। अब 5 टर्म जो उसमें एस की होती है उसमें सोर्ट होता है आपका, अब तो सोर्ट, दूसरा आपका है सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और आपका सस्टेन, ठीक है ना। ये 5 वर्ड इसके अंदर रहते हैं 5S के अंदर। तो ये जापानीज वर्ड है जिसमें आपका सोर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और आपका सस्टेन, ठीक है ना, ये रहते हैं। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ। तो आपका अपने जीवन में क्या गोल है उसको वो जानना चाहते हैं एचआर में। तो आपको जो भी गोल आपने सोचा है, जो भी गोल आप कंपनी को लेके सोचते हैं, या जो उस कंपनी में आप जाना है तो उस कंपनी में उस कंपनी को कहाँ ले जाना है, उस कंपनी में कहाँ तक जाना चाहता हूँ, या जो भी आपको एक पॉजिटिव एक आंसर देना है आप इस पे दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। जाहिर सी बात है, आप ऑफ कैंपस में अगर आप गए हैं तो ऑफ कैंपस में आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन तो आपसे पूछेंगे ही, ठीक है ना। तो वो आपको देखना है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन आप क्या बताते हैं, कहाँ तक नेगोशिएट होता है उसमें। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो एक पर्सन टू पर्सन या फिर कैंडिडेट टू कैंडिडेट जो वेरी करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पीछे जो है ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपके सामने रखे जो कि डेंसो में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको हेल्प के लिए बताना चाहूँगा कि ये मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है। और ये ई बुक जो है मेरे द्वारा लिखी गई है, और इसी बुक में जो है आपका 100 जो है आपका क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू मैकेनिकल के विद एक्सप्लेनेशन है। और ये बुक जो है आपको, ये ई बुक जो है आपको इंस्टा या आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। अमेज़ॉन पे, किंडल स्टोर पे आप पढ़ सकते हैं इस बुक को। अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस बुक की पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको जो है आप इंस्टा मोजो पे मेरा जो है इसका जो है आपको ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है, वहाँ पर ये किताब मिल जाएगी आपको। और इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर आप इसको जो है बाय कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक को। और इसमें 100 क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अलग अलग कंपनी से पूछे जा चुके हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऐसी मेरी एक बुक और है डीआरडीओ के, उसमें लिखी थी टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। और एक्चुअल में इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो खाली यहाँ डीआरडीओ के नाम पर नहीं है ना, डीआरडीओ में साइंटिस्ट भी के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं इससे रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एटलीस्ट में
300 क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन। तो ये बुक भी आपको जो है अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और साथ में वहाँ पर आप किंडल स्टोर पे उसको पढ़ सकते हैं। और साथ में इंस्टामोजो पे जाकर के जो है आप वहाँ पर इसकी जो है ये इंस्टामोजो का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाके जो है आप इसकी जब बाय कर सकते हैं, वो उसमें आपको पीडीएफ जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इस बुक को में जो 300 क्वेश्चंस हैं आपका विद आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो कि डीआरडी में पूछे जा चुके हैं, आपका थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, मशीन ड्राइंग, थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, आपका मटेरियल साइंस, ठीक है ना। तो जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको अमेज़ॉन पे और इंस्टामोजो पे अवेलेबल है। इसके बाद एक बुक और है आपका थ्योरी ऑफ मशीन की। इसको मैंने चैप्टर वाइज लिखा है और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। तो जिसमें कि आपका इंट्रोडक्शन अबाउट दी थ्योरी ऑफ मशीन, उसके बाद आपका फ्रिक्शन है, थर्ड आपका ट्रांसमिशन है, फोर्थ आपका जो है इसमें जो आपका गवर्नर है, फ्लाईव्हील है, बैलेंसिंग है, वाइब्रेशन है, ठीक है ना। तो ये सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। चैप्टर्स में 500 MCQs मैंने दिए हुए हैं, जिससे कि आपको जो है अपने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये बुक भी आपको मेरी इंस्टामोजो पे भी मिल जाएगी और आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो है और भी बुक्स हैं, तो इसके अलावा और भी बुक्स हैं जो कि आप अगर मेरी अमेज़ॉन पे जाके सर्च करेंगे ई बुक बाय J.Ahmed, ठीक है ना, J.Ahmed के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको लिस्ट दिखा देगा। एटलीस्ट 9 to 10 बुक्स ई बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे। या फिर अगर आप मेरे क्या नाम है ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको और भी सारे बुक्स मिल जाएंगी, क्रैश कोर्स भी मिल जाएंगे, वो आपको इंस्टामोजो पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।